एक बात और बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छूटने ना पाए, ये जरूर होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गया ना तो एग्जामिनर कुछ भी मार्क्स आपको नहीं दे पाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हिंदी का जो पेपर आता है क्लास 10th में, क्लास 12 में, उसको कैसे अटेम्प्ट करें। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो हिंदी के प्रश्नों को कैसे हल करें। इसके लिए आज हमारे साथ एक रेप्यूटेड स्कूल की हिंदी की लेक्चरर श्रीमती रंजना सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए मैडम कि बच्चे हिंदी की तैयारी कैसे करें। मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। वैसे तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको क्लासेस में मैं बताती भी रही हूँ कि कैसे आप पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चों आप लोग जो हैं सारे सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं पर हिंदी को थोड़ा सा किनारे रख के चलते हैं। लेकिन जबकि आप ये जानते हैं और मैं हरदम बताई भी हूँ कि आपको मार्क्स गेन कराने में हिंदी आपको बहुत मदद हिंदी देता है, सब्जेक्ट देता है। और हिंदी वैसे भी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और इसको जो है आप अगर पढ़ेंगे तो जीवन में बहुत काम आएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम परीक्षा की बात करते हैं बच्चों। तो मेरे जो बच्चे हैं वो या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो सारा और जो भी चीज़ है, गद्य है, पद्य है, संस्कृत है, जो भी वो तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको 1 नंबर के क्वेश्चन यानी जो कि हिंदी गद्य साहित्य से आता है उससे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बच्चों आप पूरा उसको पढ़ें तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी तैयारी करना है कि हम जल्दी से एक-एक नंबर के क्वेश्चन जो हैं कैसे तैयारी कर ले बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसके लिए बच्चों आप 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, शॉर्ट पेपर है, उसमें से हर जो है ईयर में जो है वो 5-5 सेट होते हैं। तो मैं पाँचों सेट नहीं कह रही हूँ, मैं वो 5 साल के 2-2 सेट अगर आप उसमें से एक-एक नंबर के 10-10 क्वेश्चन है वो अगर आप निकाल के एक बुक कॉपी पे लिख लीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए और आप उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और रट लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको निश्चित तौर पे 101% आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएँगे। कई बच्चों ने मुझे कॉल करके पूछा कि मैम कैसे 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार करें? तो मैं यही बताई हूँ कि आप एक-एक नंबर के क्वेश्चन वैसे तो मैं लिखवाई हूँ, लेकिन आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जब आप उसको एक-एक नंबर के क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपको ज़रूर पिछला जब देखेंगे तो कई क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको। तो इस तरह से आप एक-एक नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वही बच्चों का छूट जाता है या गलत हो जाता है। ऑप्शन रहता है बच्चों उसमें, तो आप जब पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन तुरंत लगा लेंगे। मैडम आप तो यूपी बोर्ड की कापियों को चेक भी करती हैं। हिंदी की यूपी बोर्ड की कापियां क्लास 10th की, क्लास 12 की मैडम चेक भी करती हैं। तो जब आप यूपी बोर्ड की कापियों को चेक करती हैं हिंदी की, तो उसमें आप बच्चों की हैंड राइटिंग देखती हैं या बच्चे जो अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस करते हैं निबंध के माध्यम से, उसमें हिंदी की कापियों को चेक करने में आपका क्या पैमाना होता है। देखिए सर, बच्चे जो हैं हिंदी मतलब साइंस साइड के बच्चे जो हैं हिंदी में मात्राओं की बहुत गलती करते हैं। सच बात ये है। मैं बार-बार बोलती हूँ हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व है। ठीक है? तो उसमें मात्रा बहुत गलत होता है, तो मैं बच्चों की कॉपी चेक करती हूँ। जब बच्चों की कॉपी जब क्लासेस में दिखाती हूँ, तो बच्चे पूछते हैं मेरा नंबर कैसे कटा? तो मेरा तो पैमाना ये होता है, अगर कोई बच्चा 1 मात्रा गलती करता है तो मैं उसका जो है आधा मार्क्स काटती हूँ। 2 मात्रा गलती करता है मतलब 2 जगह गलती हुआ तो भी मैं जो है आधा मार्क्स काटती हूँ। अगर कोई बच्चा 3 गलती करता है तो 1 नंबर काटती हूँ और 4 गलती करता है तो भी 1 नंबर काटती हूँ। तो इस तरह से मैं पैमाने से चेक करती हूँ। बच्चों का मात्रा इससे बहुत सही होता है कि अच्छे से लिखते हैं। हाँ, मात्रा में कहाँ गलती हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है और स में भी कन्फ्यूज़न रहता है उनको। तो इसी तरह से मैं उनकी कॉपी चेक करती हूँ, बच्चों को बताती भी रहती हूँ कि मात्राओं की गलती मत करिए, क्योंकि मात्रा गलत हुआ तो बहुत सारा चीज़ अर्थ ही बदल जाता है मात्रा की गलती से। ठीक है? और जो है आपने एक और क्वेश्चन पूछा था हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग बहुत सारे बच्चों की अच्छी भी है हैंडराइटिंग और बहुत सारे बच्चों की बहुत ही खराब हैंडराइटिंग होती है। और हैंडराइटिंग पे तो आप अगर 12th क्लास में हैं तो अब तुरंत आपकी हैंडराइटिंग तो सही हो नहीं सकती है। बचपन से इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है।
मैं अपना एक बात बताती हूँ बच्चों, मुझे कर्सिव राइटिंग नहीं आता था। जो आप लोग इंग्लिश में कर्सिव लिखते, मैं तो हिंदी टीचर हूँ, कर्सिव राइटिंग नहीं आता था। तो मैं जिस तरह से लिखा जाता वैसे ही पढ़ी तो वैसे ही लिखती थी। लेकिन मुझे इतना शौक था कर्सिव लिखने का कि मेरा भी हैंड राइटिंग बहुत इंग्लिश में अच्छा हो। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, मैं हैंड राइटिंग इस उम्र में सीखी और आज हम कर्सिव राइटिंग लिख लेते हैं। तो हिंदी का राइटिंग आपका कैसे नहीं अच्छा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, रीडिंग में बच्चों की बहुत परेशानी होती है हिंदी में, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ हिंदी में पढ़ते रहना चाहिए कि हिंदी की भी रीडिंग अच्छी हो। इंग्लिश की तो आपकी अच्छी रहती है, पर हिंदी की रीडिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, इसलिए यही है सर। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जो बच्चों के लिए निबंध लेखन आता है यूपी बोर्ड में क्लास 10th में और क्लास 12 में, उसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे लिखें ताकि उनके फुल मार्क्स, पूरे नंबर एग्जाम में आए। वो निबंध लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले जब आप प्रस्तावना लिखते हो उसके पहले ही, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पे निबंध आ गया आपको लिखने के लिए, मान लीजिए छात्र और अनुशासन पे निबंध लिखने गया, तो प्रस्तावना से पहले जितनी भी उसका जो हेडिंग है उसको पहले ही आप ऊपर ही डाल दीजिए। सारा हेडिंग खूब अच्छे से सजा के उसको हेडिंग को डाल दिए, तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर तो पहले ही हेडिंग देखता है कि इस बच्चे ने इतना हेडिंग लिखा है। मैं देखती हूँ कि हाँ बच्चे ने इतना, उसके बाद एक एक हेडिंग को आप डिफाइन कीजिए। तो ये बहुत अच्छा। और निष्कर्ष जरूर लिखिए कि पूरे निबंध का क्या निचोड़ है, वो जरूर निष्कर्ष लिखना चाहिए आप लोग को, तो समझ में आ जाता है कि निबंध अब पूरा हो गया। बहुत बच्चे जो है, मैं एक बात और बच्चों आपको बता देना चाहती हूँ कि आप मार्क्स देखते हुए जो है अपने आंसर को लिखिए। बहुत बच्चे जो है ऐसा करते हैं कि जो मार्क्स 3 नंबर या 4 नंबर का है उसको 4 पेज में लिख देते हैं, और जो जो 10 नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसे जो है बच्चे क्या करते हैं 2 ही पेज में लिखते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखिए, नहीं क्योंकि आपका क्वेश्चन नहीं तो छूट जाएगा। हिंदी बहुत ही लेंदी है, आप बहुत ज्यादा विस्तार रूप में आपको लिखना पड़ता है, तो इसका ध्यान जरूर रखिए कि कहाँ पे 4 नंबर है, कहाँ पे 10 नंबर है, कितने कैसे हम अपने क्वेश्चन को खत्म करें। जैसे मान लीजिए आपको जीवन परिचय लिखने आया और वो 4 नंबर का जीवन परिचय है, तो उसको बहुत बच्चों को, मैंने अभी प्री बोर्ड की कॉपी चेक की है, तो उसमें जो है बहुत बच्चों ने 3-3 4-4 पेज में निबंध लिख डाला है। और जो निबंध जैसे चरित्र लिख डाला है, उसको क्या बोलते हैं, जीवन परिचय, और निबंध को एक ही पेज में खत्म किया, क्योंकि सारा टाइम तो वहां वेस्ट हो गया। तो ऐसा मत करिए, जहाँ पे जैसा मार्क्स है उस मार्क्स के अनुसार ही आप जो है आंसर अपना लिखिए। मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जितने नंबर का क्वेश्चन है, यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से पेज पे लिखिए। यदि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर है उससे ज्यादा पेज लगेगा। आप लोग गलती ये करते हैं कि जिन प्रश्नों के अंक कम होते हैं उनको ज्यादा लिख देते हैं, और जिन प्रश्नों के अंक ज्यादा होते हैं उनको कम पेज में लिख देते हैं। तो मैडम ने जो बताया कि इस बात का ध्यान दिया कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस यानी कौन से प्रश्न कितने अंक के हैं और कितने पेज में ये जस्टिफाई हो सकते हैं, तो उतने पेजेस में आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। मैडम, हिंदी में पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द और कई शब्दों के लिए एक शब्द वाले भी विकल्प आते हैं, प्रश्न आते हैं, इसके लिए बच्चे कैसे तैयारी करें? बच्चों, उसके लिए भी मैं वही बात कह रही हूँ कि आप जो है 5 साल का जब आप वो निकालेंगे, ऑनसॉल्व निकालेंगे, उसमें से उसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट रहता है बहुत सारा चीज। और ये तो आप बहुत बचपन से, हमको लगता है छोटे क्लास से आप पढ़ते आए, पर्यायवाची युग्म शब्द आते हैं, वाक्यांश आते हैं, ये सब आते हैं। तो आप इसको जो है अनेकार्थी शब्द आता है, तो ये सब आपको मैं पहले से ही बताती गई हूँ, पढ़ते रहिए। और मैं जो पेपर बनाती हूँ उसमें भी अनसॉल्व से ही देती रही हूँ कि पढ़ के कि कौन कौन सा कैसे कैसे आया है, वो उस तरह से। तो और उसको आप इस तरीके से अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि कौन सा कैसे और कैसे लिखना। दूसरी बात, एक बात और बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं, बस आंसर लिख देते हैं। तो नंबर डालना बहुत जरूरी है बोर्ड में बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का क और क का पहले का आंसर ये है, क्योंकि ऑप्शन आपको जरूर आते हैं उसमें, तो आप इस तरीके से उसको लिखिए। दूसरी बात ये बच्चों की, जो भी लिखिए
वो साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखिए। जब आप लिखते पेपर मिलता है तो ये याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, और बच्चे जो है जल्दी से जो समझ में आ रहा है फट से लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप पेपर को लीजिए, एकदम रिलैक्स मूड में रहिए, आराम से पढ़िए, फिर उसमें देखिए कौन सा मेरा सबसे जल्दी अच्छा तैयार है, उस पर टिक करिए और उस क्वेश्चन का अच्छे से नंबर उस पे कॉपी पे नंबर अपना वो क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए। जब उसके बाद देखिएगा आपको एक के बाद एक आता जाता है, क्योंकि जब पेपर मिलता है ना उस समय बहुत घबराहट होती है, लेकिन जब आपको ये लगता है ये क्वेश्चन मेरा तैयार है, इसको हम करें, उसके बाद जो माइंड होता है बहुत रिलैक्स हो जाता है। पहली बात याद रखिए बच्चों, अभी जिसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखिए तो आपकी राइटिंग कैसी भी हो, अब उसको तुरंत तो सही नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो टाइम चाहिए। तो आपको लिखना है तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो भी लिख रहे हैं अच्छे से हेडिंग डालिए, मोटा वाला स्केच ले जाइए, मोटा वाला एकदम मोटा वाला नहीं, हम लोग पहले वो वाला स्केच, अब तो लोग पेन से ही लिखते नहीं। हेडिंग जब अच्छा सुंदर लगता है तो कॉपी सुंदर लगता है, उससे हेडिंग डालिए। उसके बाद साफ साफ, मतलब थोड़ा जो भी लिख रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा स्पेस दे दे के लिखिए, दूर दूर, बहुत दूर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा दूर, कि वो एग्जामिनर पढ़ सके आपको। और बच्चे, आप लोग ऐसा करते हैं कुछ बच्चे कि उसको पढ़ ही नहीं पाते, तो क्या करें, उसको काट दिया जाता है कि क्या लिखा समझ में ही नहीं आता है। तो साफ साफ लिखिए, समझिए, पढ़िए और दिमाग में लाइए, तब लिखिए। देखिए बच्चों, 2 भाग में क्वेश्चन आता है आपका, खंड क और खंड ख करके, ठीक है। तो खंड क में आपका सबसे पहले होता है 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। उसके बाद बच्चों आपका गद्य से आता है, गद्य पर आधारित प्रश्न आता है, गद्यांश पर आधारित, वो दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। आप उनको उसी में से खोज करके क्वेश्चन आपको अच्छा लिखना है। मैडम, जो ये गद्यांश आता है ये बुक से आता है कि बाहर से आता है? नहीं, बुक से अपठित नहीं आता है, वो अपठित वाला खत्म हो गया। पठित गद्यांश पठित गद्यांश होता है, वो आपके बुक से ही आता है बच्चों। और इम्पोर्टेंट हम लेसन भी बताएं, कौन कौन से लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेसन पढ़ लीजिए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। और तो उसमें आधारित होता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना पैराग्राफ, तो आपको आंसर उसी में मिलेगा। गद्य का तो आसान होता है, लेकिन पद में मैं जो पढ़ाई हूँ बच्चों, उसमें जैसे मैं श्रद्धा मनु वाला जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और बापू वाला जो लेसन है वो भी इम्पोर्टेंट लेसन है आपका, पवन दूतिका इम्पोर्टेंट है, कैकेयी का अनुताप वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप वो सब तैयार कर लीजिए, और उसमें से ही जब अब तो हिंदी में काव्य में भी हो गया, पैराग्राफ दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर उसी में से आपको लिखना रहता है, और रेखांकित अंश दिया रहेगा, उसका व्याख्या करना होता है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है बच्चों, कहानी मैंने बताया आपको, कहानी में कथानक भी आता है, और कथानक मतलब पूरा कथा भी लिखने आता है, और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए ये भी आता है, ठीक है, कथा वस्तु भी आता है, दोनों में ऑप्शन है। तो एक कहानी का सारांश तो आप जरूर याद कर लीजिए, तो जरूर कहानी जो भी होंगे टीचर्स वो आपको जरूर पढ़ाए होंगे। तो आप कहानी में कथानक और उद्देश्य दोनों आता है, कथा वस्तु भी आता है। तो आप जो भी आपका जो पढ़ना है, जो उसको आप एक बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे कथानक अच्छे से तैयार कर लीजिए उस कहानी का, मतलब 2-3 कहानी है आपका, तो तीनों कहानी का कथानक भी अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, और कथा वस्तु नहीं तैयार करेंगे तो आपको आ ही जाएगा ऑप्शन में, और आप जरूर लिख लेंगे। तो इस तरह से उसको तैयार करिए। उसके बाद बच्चों और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके जो जनपद में जो चलता है वही उसी को लिखिएगा। जैसे यहाँ पे गोरखपुर में जो चलता है वो है त्यागपथी, ठीक है, ये उसके बाद क्वेश्चन आता है त्यागपथी जो जनपद के लिए होता है। हर कहीं पे रश्मि रथी चलता है, कहीं पे मुक्ति यज्ञ चलता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन यही होता है, तो वो खंडकाव्य होता है। तो आपका जो खंडकाव्य है वो जिस जनपद से है उसी जनपद का लिखिएगा। बहुत सारा रहता है, बच्चे इस बात से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम रश्मि रथी लिखें कि हर्षवर्धन लिखें, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, आपके जनपद में जो पढ़ाया जा रहा है उसको लिखिए। जैसे यहाँ पे गोरखपुर के जनपद में यहाँ पे त्यागपथी चलता है, तो बच्चों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप त्यागपथी से ही लिखिएगा। उसमें भी ऑप्शन होता है चरित्र चित्रण
चित्रण आता है या सर्ग को लिखने आता है। तो अगर आ जाता है सर्ग, तीनों सर्ग, तो आप उसको शॉर्ट करके तुरंत तीनों सर्ग लिखिए। अगर एक सर्ग आता है तो आप लोग विस्तार पूर्वक में लिखिए, ठीक है। और एक चरित्र चित्रण आता है, ऑप्शन रहता है, आपको मन कर चरित्र चित्रण लिखिए, मन करे आपको खंड काव्य का जो सर्ग है वो लिखिए, ठीक। फिर आता है आपके काव्य और गद्य के दोनों लेखक का और कवि का चरित्र चित्रण लिखने के लिए, ठीक है। तो गद्य से भी जो है उनका भी चरित्र चित्रण लिखना होता है, लेखक का और जो कवि है उनका भी चरित्र चित्रण लिखना 5-5 नंबर का होता है। 5 नंबर का गद्य के जो लेखक है उनका, और 5 नंबर का जो कवि है उनका रहता है। तो आपको ये भी लिखना रहता है, 5-5 नंबर के होते हैं बच्चों, उसको भी आपको लिखना होता है। और फिर मुहावरे आते हैं आपको, मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें से एक ही का लिखना होता है, अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग करना होता है। संधि विच्छेद आता है, उसमें भी आपका विकल्प रहता है कि ऑप्शन दिया रहता है। मैडम ने आपको बहुत अच्छी तरह बताया हिंदी लिटरेचर के बारे में। मैडम, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के बारे में बच्चों का कुछ मार्गदर्शन करें। बच्चों, व्याकरण जो है, देखिए आपको छंद, रस, छंद, अलंकार, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और आप लोग को पढ़ाया भी जाता होगा, समझाया भी जाता होगा। पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ लीजिए, उसके लिए टाइम चाहिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और आपको नित्य ही पढ़ना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। जो व्याकरण जो है वो रोज रोज पढ़ेंगे, रोज ही समझेंगे, रोज ही आपको कुछ उसमें से नया देखने को मिलेगा, रोज कुछ नया समझने को उसमें से मिल जाएगा बच्चों। मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास 10th के, क्लास 12 के यूपी बोर्ड के बच्चों को, लेकिन इससे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी बहुत लाभान्वित होंगे। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो प्रश्न नंबर होगा यानी क्वेश्चन नंबर होगा, आंसर नंबर सेम होना चाहिए। मैडम ने बताया कि कई बच्चे क्या करते हैं कि बिना आंसर नंबर लिखे आंसर लिखते हैं, तो टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका आंसर है। तो यदि क्वेश्चन 1 का बी अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, तो आपको लिखना चाहिए आंसर 1B। इसी तरह यदि क्वेश्चन 5 है, उसका सी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको लिखना चाहिए आंसर 5C। इस तरीके से आपके हिंदी में नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। मैडम, कुछ और भी आप कहना चाहेंगे? हाँ सर, कहना ये है कि बच्चों, यूपी बोर्ड में संस्कृत भी आपका एक है, आप लोग को संस्कृत दिग्दर्शिका और पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन होते हैं। संस्कृत बहुत ही मीठी भाषा है, ये देव भाषा है, इसको देववाणी भी कहा गया है। आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो वो भी 2 भाग में आता है, देखिए, एक गद्य से, जो गद्यांश है उसमें से आता है उसके, और एक उसके श्लोक का अर्थ आता है, संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो श्लोक भी आप उसको पढ़िए, समझिए, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और डेफिनेटली बच्चों आप उसको समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। और एक बात जान लीजिए, संस्कृत में एकदम मैथ की तरह मार्क्स मिलता है, आपका सही है तो पूरा नंबर मिलेगा। अगर गद्यांश है तो उस गद्यांश का पैराग्राफ डालिए और उसका अनुवाद लिखिए। श्लोक है तो उसको अच्छे से डालिए, उसका नंबर डालिए और श्लोक का सीधे अर्थ लिखिए बच्चों। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसका क्वेश्चन लिखिए, बस क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए। और एक बात और बच्चों, बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छूटने ना पाए, ये जरूर होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट गया ना तो एग्जाम में कुछ भी मार्क्स आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, टाइम को आप जरूर, अपने समय को जरूर बांटिए कि एक क्वेश्चन पे मुझे कितना समय में खत्म करना है, और अभी से प्रैक्टिस करिए उसको लिखने का। आप एक अनसॉल्व का एक जो सेट है उसको सॉल्व करना शुरू किए। अब तो अंत में बच्चों एक बात कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। हिंदी का पेपर है, बहुत अच्छा होगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जितने भी बच्चे हैं, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, भगवान उनको जो है आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। रिलैक्स मूड से, मस्ती के साथ अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर तो देना तो एक त्योहार है, त्योहार समझ के पेपर दीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, ढेर सारा आशीर्वाद।